साथियों, आप देख रहे हैं हमारे साथ में जो है आज वो शख्सियत है जो कभी जो है जेल के अंदर हुआ करते थे, बड़ी मुश्किल से, बड़े अथक प्रयास से जेल के बाहर आए। केवल कारण क्या था कि समाज के दुख दर्द और पीड़ा के चलते जेल जाना पड़ा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शख्सियत की, उस व्यक्ति की जिसका नाम उपकार बावरा है। उपकार बावरा वह व्यक्ति है जो शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई के चलते जो है कई बार जेलों में गए, हजारों मुकदमे झेले और आज भी उसी प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं। हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। उपकार बावरा जी, देखा जाए आज आप दिल्ली में हैं और इस समय हम जो बैठे हैं समता बुद्ध विहार में बैठे हैं, आज उस शख्सियत को नमन करने के लिए आप आए हैं जिसको देश विदेश में लोग जानते हैं शांति स्वरूप बौद्ध के नाम से। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी कड़ी थी आपके साथ में शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ जुड़ी हुई जिसकी वजह से आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने आप यहाँ पहुँचे? देखिए, शांति स्वरूप बौद्ध जी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। और मेरा दुर्भाग्य है कि उनसे ज़्यादा मुलाकातें मेरी नहीं हो सकी। एक मुलाकात आज मुझे यहाँ पर खींच करके लेके आई है। लगभग 2.5 साल पहले, 3 साल पहले जी, मैं कुछ साहित्य के लिए इधर उधर भटक रहा था, तो पता लगा कि जो किताबें हैं वो सम्यक प्रकाशन से जो है मुझे प्रोवाइड हो सकती हैं। तो मैं पूछता हुआ जो है सम्यक प्रकाशन पहुंचा, तो लगभग कोई 7-8 बज चुके थे उस समय, शाम के 7-8। हाँ, शाम के जो है 7-8 बज चुके थे। तो मैं गया, जो शांति स्वरूप बौद्ध जी के बेटे हैं कपिल जी, उनसे पहले से बातचीत थी, तो उन्हीं के माध्यम से जो है मैं उनके घर पे पहुंचा। तो उनके घर पे पहुंचने के बाद वहाँ से मैंने किताबें ली, तो बाबूजी से जो है वहाँ पहली बार मुलाकात हुई और उनका सोने का समय हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने जब देखा कि भाई बच्चा उत्सुक है मिलने के लिए और चाहता है मिलना, तो उन्होंने अपना समय निकाला और समय निकाल करके लगभग जब बातें शुरू हुई तो 1 से 1.5 घंटा उन्होंने मुझे दिया और काफ़ी लंबी चर्चा जो है साहित्य को लेकर के हुई। कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, कैसे सम्यक प्रकाशन खड़ा हुआ, कितना उनका संघर्ष रहा, उन्होंने सब अपनी जो है जुबानी मुझे बताया। तो वो एक मुलाकात आज उनकी इस पुण्यतिथि पर मुझे यहाँ खींच करके लेके आई है। और उनका जो योगदान रहा समाज के प्रति, मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब के बाद साहब काशीराम बाबा साहेब की सच्ची औलाद हुए हैं या फिर शांति स्वरूप बौद्ध जी। क्योंकि आज अगर गांव देहात में बाबा साहेब या मान्यवर साहब काशीराम जी या दलित साहित्य या बहुजन साहित्य पहुंचा है, तो उसमें बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा त्याग है, उनके बहुत बड़े प्रयास हैं। बावरा जी, देखा जाए जिस तरीके से आपने साहित्य की बात की, आपको बताते चलें कि एक बहुत बड़े कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनकी पेंटिंगें जो है बड़ी बड़ी महंगी पेंटिंग वो बनाया करते थे। और इसके साथ साथ वो एक ऐसे जोहरी भी थे जो मतलब नए युवाओं को तराशने का, यानी कि उनको डायमंड बनाने का, जो पत्थर हुआ करते थे उन पत्थरों को काट छील के जो है तराश के उनको डायमंड बनाने का काम किए करते थे। शायद लगता है इस विषय में आपकी उनसे कोई मुलाकात या बातचीत हुई? नहीं, उस तरीके से मैं कभी उनको जान नहीं पाया। मैं बताया ना कि बहुत ही संक्षिप्त जो है मुलाकात हुई, एक ही मुलाकात हुई और एक ही मुलाकात में और बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब सूचना मुझे पहुंची सोशल मीडिया के माध्यम से। तो तभी मैंने फ़ोन करके इंक्वायरी की। कपिल भाई ने मेरे को बताया कि इस तरीके से जो है पिताजी का देहांत हुआ, कोरोना से वो पीड़ित थे, हॉस्पिटलाइज थे। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ऐसी महान शख्सियत के मैं दोबारा दर्शन नहीं कर पाया और ऐसी महान शख्सियत के विचारों से या उनकी वाणी से मैं दोबारा जो है कभी नहीं मिल पाया। तो इसका वास्तविकता में बहुत ज़्यादा अभाव रहा और कह सकता हूँ कि दुर्भाग्य रहा मेरा। अच्छा, उपकार बावरा जी, देखा जाए बहुजन मूवमेंट के लिए आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, देखा जाए जेल भी गए हैं, तमाम जो है अब तक मुकदमे भी आपने झेले। इसका अगर फ्यूचर की बात की जाए, भविष्य की बात की जाए, क्या देखते हैं आप इसको जो है?
किस तरीके से आप जो है ये फ्यूचर जो की इस बात समय करें? बहुजन मूवमेंट चल रही है और आपने बहुजन मूवमेंट के चलते जो है जेल भी गए, आपने जो है मुकदमे भी झेले हैं, लेकिन क्या आपको इसमें ऐसा भविष्य उज्जवल नजर आता है कि इस काम को करते हुए कुछ आगे बढ़ पाएंगे या नहीं? देखिए साहब, काशीराम जी की एक बात मुझे यहाँ याद आती है। वो कहा करते थे कि जब न्याय की लड़ाई आप लड़ने के लिए जाते हैं और जिन लोगों से आप लड़ने के लिए जाते हैं, तो इस मूवमेंट में, इस बहुजन आंदोलन में हो सकता है कि आपके ऊपर मुकदमे लग जाएं, आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाए, आपको आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाए, आपको गोलियों से जो है मारा जाए, तो अनेक प्रताड़नाएं आपको मिल सकती है। लेकिन यही चीज़ें अगर आप सोच करके अपने घर में बैठ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप मिशन मूवमेंट का काम कर पाएंगे। तो साहब की वो बातें जो है मुझे प्रेरणा देती है और मैं उम्मीद है कि परिवर्तन होगा। देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ और आपको बात करना चाहूँगा उपकार बावरा जी। मैं पिछले 30 सालों से, मैं ये नहीं कहता कि मैं एक समाज से हूँ या मैं एक समाज का उद्धारक हूँ, लेकिन मैंने जब जो है एनालाइज किया, मैंने देखा कि जो समाज के प्रति काम करने वाले लोग थे, आंदोलन करने वाले लोग थे, या तो वो जेलों में जाने के बाद में जेलों में ही मर गए, या इसके अलावा अगर वो छप्पर में अपना जीवन गुजार रहे तो वो छप्पर में ही रह गए। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे, क्या उन बहुजन समाज के मुक्तिदाताओं का या आंदोलन करने वालों का कोई बैकडोर से या पे बैक टू सोसाइटी से जब कोई सहयोग नहीं कर पाता तो वो कहीं ना कहीं एक टूट की तरफ चले जाते हैं? क्या कहेंगे इस बात को? देखिए, बिल्कुल ये फैक्ट है और इस चीज़ से तो बाबा साहेब भी बहुत ज़्यादा दुखी रहे। उनका अंतिम भाषण जो उन्होंने आगरा में रामलीला मैदान में दिया, उसमें कहा भी इसी चीज़ को लेकर के कि भाई मैं इस मिशन को या इस तरीके से जब देखता हूँ तो दुखी होता हूँ कि मेरे बाद कोई इस मिशन मूवमेंट को देखने वाला नहीं है। तो आज भी समाज में उस चीज़ की कमी है। मेरा मानना है कि समर्पण और त्याग, इस चीज़ का अभाव है। आज जो लोग त्याग करते हैं, अगर समाज के लोग उनके लिए भी पेबैक रहे तो वो लोग भी क्रांति ला सकते हैं, वो लोग भी समाज की आवाज़ बन सकते हैं। और समाज को होना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष के आगे चलने से क्रांति नहीं आएगी। समाज को इकट्ठा होना होगा और इकट्ठा होकर के ऐसे लोगों को जो प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, उनकी बैकबोन बनना होगा, तभी कुछ संभव हो सकता है। जिस तरीके से आप पे तमाम मुकदमे लगे, आप जेल गए, बड़ी मुश्किल से आपकी जमानत हुई, लेकिन आपकी एवज में कोई और इस बात का क्रेडिट ले गया कि वो जेल गया या उसने मुकदमे झेले। ऐसे लोग आज जो है समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात को? समाज बड़ी चीज़ है जी। समाज एक व्यक्ति विशेष नहीं है। समाज बहुत बड़ी चीज़ है और समाज समय समय पे इन चीज़ों का आकलन करता रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि समाज हर चीज़ परखता है, जानता है, समझता है और समाज ऐसे लोगों को भी देखता है जो समाज के साथ गद्दारी करता है। तो समाज हर चीज़ का आकलन करता है और उसको उसी चीज़ में जो है उसके परिणाम भी दिखाता है। तो मैं तो ये कहूँगा समाज के ऊपर छोड़ देनी चाहिए इस तरीके की बातें। समाज बड़ी चीज़ है, वो देख लेगा उस चीज़ को। कहते हैं कि दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो है वो करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, ऊंचे ऊंचे मकान, महलों, बंगलों में चले गए। ऐसे ही अभी एक जो है हाल ही में एक और शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की लड़ाई लड़ने वाला मैदान में आया और सुनने में आया कि उसका जो है अपने सहारनपुर जैसी जगह में करोड़ों रुपए का एक महल बन रहा है। क्या कहेंगे इस ऐसे व्यक्ति के लिए? भाई इस बारे में वैसे तो मेरे को कोई खास जानकारी है नहीं। बाकी आप मीडिया के लोग हैं, आप निकालिए खबर जी। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप लोग निकालिए। और देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा, जो समाज के साथ गद्दारी करेगा समाज उसको बख्शेगा नहीं। ठीक है, बड़े बड़े लोग आए, बहुत लोग आए इस तरीके के, जिन लोगों ने समाज को अगर धोखा देने का प्रयास किया तो समाज ने उन लोगों की हस्ती तक मिटाने का काम किया। आज उनको समाज जो है कहीं पे भी नहीं पूछता। तो समाज बड़ी चीज़ है, समाज हर तरीके से परिपक्व है, वो ले लेता है निर्णय। जिस तरीके से आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि भीम आर्मी का नारा लगाइए और जो है कहीं तोड़फोड़ कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बहुत सारे युवाओं का कैरियर बर्बाद हो रहा है। आप खुद जेल में गए हैं समाज की लड़ाई लड़ते हुए, आपने यातनाएं झेली हैं, आपने जो है वो शासन प्रशासन का लाठी डंडा भी झेला है। ऐसे पथ भ्रमित, यानी कि जो भ्रमित युवा हैं,
उनके लिए अगर मार्गदर्शन की बात की जाए, क्या कहेंगे अपने शब्दों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता। दूसरी बात यह है, आंदोलित रहना बहुत ज़रूरी है जी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोगों को आंदोलित नहीं रहना है, आंदोलित रहना है, लेकिन अगर आंदोलन की दिशा गलत है तो आपकी सारी एनर्जी वेस्ट है। आप लोगों को समझना होगा कि हमारा आंदोलन क्या है। हमारा आंदोलन तोड़फोड़ करना नहीं है, हमारा आंदोलन संवैधानिक आंदोलन है। हमें उस संवैधानिक आंदोलन को समझना होगा जो समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुत्व और न्याय के लिए जाना जाता है, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ समर्पित करके उस आंदोलन को सींचा है। तो उस आंदोलन को पहले तो हमें पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और मैं युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अनार्गल बातें, भड़कीले भाषण, इनसे दूर रहें। पढ़ें, अपने महापुरुषों को पढ़ें, आंदोलन पढ़ें, उनसे सीख लें, सबक लें। आंदोलन हमने जब पढ़े हैं, जैसे बाबा साहेब ने आंदोलन किए, काशीराम जी ने भी आंदोलन किए, लेकिन हमें वहाँ से सीख मिलती है कि वो आंदोलन कितने अनुशासित रहे, कितने संवैधानिक रहे, तब जाकर के हमें चीज़ें अचीव हुई हैं, हमने चीज़ों को प्राप्त किया है। वो आंदोलन कभी भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता जो हिंसक होता है। हिंसक आंदोलन कभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो मैं युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें संवैधानिक आंदोलन करने, अनुशासित आंदोलन करने, आंदोलित रहना है, शिक्षित होना है, अपने आंदोलन को दिशा दिखानी है ना। तो यही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे तुषार बाबरा जी, जो है तो यूपी से ही, लेकिन जो है पूरे देश के अंदर शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज़ को उठाने के लिए तमाम मंचों से जो है आह्वान करते रहते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब।